Vaishnav! Justice! 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 लोगों की सेवा करते करते अगर हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव आ रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, हम भी उन मरीजों की तरह इंसान हैं। अगर हमारे साथ मुद्दे आते हैं, आप उन्हें अनसुना कैसे कर सकते हैं? इस समय जो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है और जो हमारा काम करने का नेचर है, उसका थोड़ा सा जो पीपीई का इशू है, ये बहुत बड़ी समस्या आई है सामने। लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो हमें मौका तभी देंगे जब हम हेल्थी होंगे। अगर हम ही बीमार हो गए तो लोगों की सेवा कौन करेगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ये एम्स का आपने नज़ारा देखा, जो इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर यहाँ पर 400 से अधिक डॉक्टर, हेल्थ स्टाफ, नर्स, टेक्नीशियन संक्रमित हो जाएंगे तो ये बता रहा है कि हमने 24 मार्च की तालाबंदी के बाद कुछ खास किया नहीं है। और अगर किया होता तो इन बेहतरीन अस्पतालों में कम से कम हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नज़र आती और फूल प्रूफ नज़र आती। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आई 2 सूचनाएं हम देना चाहते हैं। एक सूचना से जो मध्यम वर्ग है वो अब फ्री हो गया। वो जो इस उम्मीद में था कि कंपनियां बिना कुछ बताए निकाल दे रही हैं या सैलरी नहीं दे रही हैं, तो उनका कुछ हो सकता है मीडिया में अगर आवाज़ आ जाए, अगर कोई मीडिया वाला ऐसा करता हो तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा मामला जो होता है वो कंपनी और मजदूर या कर्मचारी के बीच का होता है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। तो ये फोटो क्लियर हो गया। अब जिनकी नौकरी गई है या जिनकी सैलरी नहीं मिली है वो भी अब निश्चिंत हो जाएं कि अब सरकार दखल नहीं देगी, तो मुझे व्हाट्सअप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकार ने कोर्ट में कहा है कि आपस में बात कर लें, तो अगर उससे कुछ होता है तो कर लीजिए। मेरा अपना अनुभव है उससे कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक आपको टेंशन फ्री कर दिया है सरकार ने कोर्ट में बोलकर। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो जो बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, ऐलानों का ऐलान कि ईएमआई जैसी देने में आपको 3 महीने की अतिरिक्त 3 महीने का मोहलत दी गई है, तो कोर्ट ने पूछा कि मोहलत तो ठीक है, मगर ब्याज पर ब्याज बढ़ जाए ये इस वक्त के लिए हानिकारक है, तो क्या इसमें कुछ राहत मिल सकती है? तो 1 हफ्ते का समय मिला है, दिया है वित्त मंत्रालय को कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दुहें। लेकिन ये अब तय हो गया कि पहले सरकार ने जो कहा था कि कंपनियां मजदूरों की सैलरी नहीं देंगी, तो ये फलाना वलाना एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टाइप का, इसमें सिर्फ आम लोग को फंसाए जाने के लिए सब कानून होते हैं। तो जब कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया वास्तविक रूप से, तो सरकार ने खुद ही अपना वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और कोर्ट में कह दिया कि ये कंपनी और कर्मचारी के बीच का मामला है। तो अब मुझे भी हजारों व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने से छुट्टी मिल गई कि इनका तो अब कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो ये स्टोरी डन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो 24 मार्च से हमने तालाबंदी की, तो 2 मकसद थे। फोटो क्लियर रखिएगा दिमाग में। एक मकसद ये कि संक्रमण को रोकना है, ठीक। दूसरा ये कि इस वक्त हम स्वास्थ्य की तैयारियां दुरुस्त कर लेंगे, ठीक। तो दूसरे की हालत बताता हूं, दिल्ली में बता रहा हूं, मुंबई से भी ऐसी बहुत खबरें आई हैं। अमरप्रीत नाम की एक महिला ने सुबह 8 बजे ट्वीट किया कि उनके पिता बीमार हैं, सांस में तकलीफ है और वो इस वक्त तेज बुखार है और वो गंगाराम से एलएनजेपी शिफ्ट किया जाना था। मैं अस्पताल के बाहर खड़ी हूं, कोई एडमिट नहीं कर रहा है। और उन्होंने दिल्ली के तमाम ओहदेदारों को टैग कर दिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक आध लोगों को। उस पर चर्चा वर्चा हुई। लेकिन 9 बजे उसी अमरप्रीत ने ट्वीट किया कि अब कोई फायदा नहीं, उनके पिता नहीं रहे, सरकार ने उन्हें फेल कर दिया। फिर से लोगों ने सद्भावना सांत्वना जताना शुरू कर दिया, मगर ये लोग इस तरह के प्रश्नों को गंभीरता से नहीं लेते कि आखिर ये 70-80 दिन हमने किए क्या हैं। अगर ये दावा किया जा रहा है कि पर्याप्त बेड हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि एलएनजेपी ने क्यों मना किया। अब एलएनजेपी का कहना है कि ही वॉज ब्रॉड डेड। लखजीत सिंह नाम है, 68 साल का, मतलब उनके पहले ही निधन हो गया था और गंगाराम में इलाज चल रहा था।
तो होम क्वारंटीन पर भेजा गया था, तो गंगाराम को ही भर्ती करना चाहिए था। ये जो दिन रात जो नियमों में बदलाव किया जा रहा है, ये जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान कहां जा रहा है लोगों का? वो हिंदू मुसलमान पर, जिसके चलते नौकरियां चली गई, वो मुद्दा समाप्त हो गया। अब जान दांव पर है, जिंदगी दांव पर लगी है, तो कम से कम ये हिंदू मुस्लिम टॉपिक छोड़िए, निकल कर आइए, हेल्थ के विशुद्ध विषयों पर बात कीजिए, लिखिए, बोलिए, जो कर सकते हैं कीजिए। तो ये स्थिति है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की एक 50 साल की महिला को तकलीफ हुई, ये रात की खबर है। उन्होंने ऐप से पता किया कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहती थी। ऐप में दिखा रहा है कि सीट खाली है और प्राइवेट अस्पताल वाला मना कर रहा है, और GK1 के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसकी बात पुष्टि की है और ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। ये आप इस वक्त आपकी जिंदगी से, देश भर के लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि अब मीडिया में ये सब आवाजें भी अब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि हर जगह पत्रकार निकाल दिए गए हैं, तो खबरें सिकुड़ के 3-4 ही बच के रह गई हैं। ये फोटो भी तीसरा साफ कर लीजिए हमेशा के लिए, अब आने वाले समय के लिए। तो क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें अब विस्तृत रूप से चर्चा में नहीं आ रही हैं, जिसका नुकसान हो रहा है। ऐप बना दिया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सारी दुखों का एक ही समाधान है, ऐप बना दो, वो हेडलाइन में बन जाता है। लेकिन उस ऐप से जनता को क्या फायदा हो रहा है, ये आप देखिए, जो अक्षय ने लोगों से बातचीत की है। सारे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड, सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक है। रोज़ यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से कोविड के केस आ रहे हैं। कल ही 1500 से ज़्यादा केसेस आए। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियाँ करी गई है, किसी भी तरह की कमी नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर एक एप्लीकेशन जारी की गई जो हम आपको दिखाएंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 4976 यहाँ पर कोरोना बेड खाली है पूरे दिल्ली में। 153 यहाँ पर वेंटिलेटर खाली है। इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पर एक पूरा ब्रेकअप दिया गया है, जिसमें दिखा गया सबसे ऊपर है LNGP हॉस्पिटल, जिसमें 1129 बेड यहाँ पर खाली बताए गए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके परिवार वाले यहाँ पर आए थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन इन लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ा, क्या क्या देखना पड़ा, इससे हम बात करेंगे। सर, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या समस्या है आपको यहाँ पर आने के बाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो ऐप है, ये बिल्कुल फेक ऐप है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। जितने भी वैकेंट बेड ये लोग दिखा रहे हैं, एक भी बेड नहीं है। इतना प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पूरी रात कल हमने चक्कर मारे हैं सारे हॉस्पिटल्स के। इवन सिंगल एक बेड हमें नहीं मिल पाया कहीं पर भी। एक बेड, जो ये दावे करते हैं कि इतने बेड इस हॉस्पिटल में खाली है, इतने बेड, एक बेड खाली नहीं है, कहीं भी कोई बेड नहीं। किस किस अस्पताल में आपने जाके ट्राई किया? हम लोग सबसे पहले अपोलो में गए थे। अपोलो हॉस्पिटल में हमने कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ वेट किया, रिक्वेस्ट की, वहाँ कोई बेड नहीं मिला। उसके बाद हम गए फोर्टिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये जुलैना जो है, वहाँ कोई बेड नहीं मिला। हमें विमेंस कोई बेड नहीं मिला। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कोई बेड नहीं। गंगाराम कोई बेड नहीं। लास्ट में हम यहाँ पर आए, बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत वो करके उसके बाद फाइनली जाके उन्होंने कहीं लिया। उसके बाद उन्होंने, हमने अंदर जब लिया, उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा आप जाइए, बाकी अब हमारा पेशेंट है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। रात को 12 बजे फ़ोन आता है तो उनको हमने वेंटिलेटर लगाया, उनकी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, सीरियस थी, और 1:30 बजे हमारे पास कॉल आता है कि ही इज़ नो मोर। ये हालात यहाँ पर इन्होंने हमें बताया। एक और पेशेंट है, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ सर? सर 3 से 4 घंटे लगे हमें पेशेंट को अपना लोकेट करने के लिए। इनका जो नंबर इनका जो दे रखा है इन्होंने, उस नंबर पर कॉल पे कॉल करते रहे, लेकिन कोई भी रिस्पांस उन्होंने दिया नहीं। कभी बोले रजिस्टर नहीं है, कभी CMO साहब बताएंगे, CMO साहब राउंड में हैं। आखिर में कोई हमको मिला नहीं। हमें किसी से पर्सनली भी पता करवाना पड़ा। अब ये भी नहीं पता, पर्सनली जो बंदे से पता कराया था उसने सही बताया एंड में क्या हुआ पेशेंट के साथ, थोड़ा सा अगर आप बता दें। पेशेंट की सर डेथ हो गई। तो ये यहाँ पर हालात है, हम आपको दिखाएंगे। ये एक अस्पताल है जिसको एक सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है दिल्ली में। कोविड बेड की संख्या यहाँ पर 1129 खाली दिखाई जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे फिर वो हम हो या फिर आप, कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो उससे ये सब टॉर्चर यहाँ पर एक तरह से झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी यहाँ पर समस्याएं, LNGP अस्पताल हो गया या फिर RML, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा है या फिर केंद्र सरकार के अंदर, सबकी स्थिति एक जैसी बनी हुई है। और अगर ये हालात यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी के हैं तो हम सब सोच सकते हैं कि देश के छोटे छोटे शहरों और गाँव में क्या हालात इस वक्त हो रहे होंगे और क्या सरकार उस वक्त कर रही होगी जब पेशेंट अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर इस उम्मीद में आ रहे हैं कि उनके पेशेंट को बस देख लिया जाए, उनका इलाज कर दिया जाए। तो आपने देखा कि ऐप बना देने से सुविधाएं नहीं हो जाती। जो प्रश्न था कि अस्पताल हैं कि नहीं हैं, उनके भीतर डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, डॉक्टर के साथ सपोर्टिंग स्टाफ हैं कि नहीं है, इन प्रश्नों को आपने देखा नहीं।
इन्हीं का इंतजाम इन 2 महीनों में हर जगह करना था। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह करना था। लेकिन मुंबई में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। कब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भावुक मुद्दे पर आपको गोदी मीडिया के जरिए भटकाया जा रहा है। खूब सैर कीजिए, होना वही है जो मैं कह रहा हूं। और आप दिल्ली में देख लीजिए कि क्या हाल है, कि लोग बता रहे हैं कि 4-4 घंटे इस बीमारी में, जहां एक एक पल इतना महत्वपूर्ण होता है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होती है, 4-4 घंटे लग जा रहे हैं भर्ती होने के। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, ये आप ग्रेटर कैलाश में हैं, तो पहले वहां का जो मामला है वो बताइए, फिर मैं आपसे एम्स के बारे में पूछता हूं। जी बिल्कुल रवीश, यहाँ पर एक महिला है ग्रेटर कैलाश में, उनको कोरोना की पुष्टि हुई। उन्होंने एक लैब से जांच कराई थी। जैसे कि वहाँ पर उन्होंने ऐप में देखा कि तमाम जगह पर अस्पताल दिखाए जा रहे थे कि यहाँ पर बेड हैं, गंगाराम में बेड हैं, LNJP में बेड हैं, राजीव गांधी में बेड हैं, और उन्होंने लगातार संपर्क साधना शुरू किया। देर रात तक उन्हें कहीं पर भी बेड नहीं मिल पाया, कोई एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं हुई। तो जहां पर आसपास में ही, आस पड़ोस में उन्होंने RWA की मदद ली और वो जा करके किसी जिनको ये कोरोना हुआ है उसके जानने वाले के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर था, उनको वहां पर किसी के घर पे जाकर के ऑक्सीजन देनी पड़ी। उसके बाद में उनको भर्ती कराया गया। इसको लेकर के लोगों में काफी रोष है यहाँ पर रवीश। उनका यही कहना है कि ऐप में इतने बेड दिखाने के बावजूद अगर भर्ती नहीं हो सकती है तो फिर सरकार पर क्या भरोसा करें। जो प्राइवेट अस्पताल है वो पहले ही 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने की बात करते हैं रवीश। कहते हैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट करिए, उसके बाद हम इलाज करेंगे। तो 5 लाख रुपए अचानक से आदमी कहां से ले आए। और ऐसे में जब बुजुर्ग है कोई और उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लग जाए तो समझिए, जब हमारे रिश्तेदारों के साथ अगर हो, मेरी माँ के साथ या मेरी किसी बुजुर्ग परिवार वाले के साथ ऐसा हो, तो उसमें मैं पैसे देखूंगा या फिर पहले कोशिश करूंगा उनको जो है उनको अस्पताल मिल जाए, बेड मिल जाए। लेकिन यही समस्या आ रही है कि ऐप में बेड दिखाए जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन संपर्क साधने पर सरकारी अस्पताल ये कह रहे हैं कि बेड नहीं है, और प्राइवेट अस्पताल पहले ही कह देते हैं कि 5 लाख रुपए जमा कराइए। समझिए, लोगों के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है रवीश। जी जी जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो हमारी जनता, इन्हीं अमीर इलाकों के लोग जो हैं, सरकारी अस्पताल को कमज़ोर होते हुए चुपचाप देख रहे थे। इन्हीं सरकारी अस्पतालों से कई डॉक्टर निकले जो उन्होंने फर्जी पाठ पढ़ाया टीवी चैनलों पर आकर कि हम बड़ा हाई कैपेसिटी का अस्पताल बना रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें भरोसा सरकारी अस्पतालों पर ही है। तो हम कमियां भी उन्हीं से करेंगे, रोएंगे भी उन्हीं के लिए, और वही हमें बचाने भी आएंगे। तो हमने देर कर दिया। अब आप प्राइवेट अस्पताल में, जैसा सौरभ बता रहे हैं, 5 लाख रुपया पहले मांगा जाएगा। तो सोचिए कि 24 मार्च से लेकर अब तक आपकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। टीवी का टॉपिक दोपहर में तय कर देने से, प्रोपेगेंडा तय कर देने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। अगर ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, जहां अमीर और संपर्क वाले लोग रहते हैं, उनकी ये हालत है, तो सोचिए गरीब लोगों की क्या हालत होने वाली है। उमा सुधीर हमारे साथ है। उमा, जरा बताइए कि जो गांधी अस्पताल है वहां पर आपकी सुबह का ईमेल देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया कि 30 से अधिक डॉक्टर वहां पर संक्रमित हैं। क्या वहां के डॉक्टरों के पास अच्छी PPE किट नहीं है, जो प्रोटोकॉल हैं वो सब नहीं बना हुआ है? क्या वजह वो बताते हैं डॉक्टर उमा? हैदराबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 32 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा उनकी संख्या होगी। इस फिगर को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, ना ही इसके बारे में पब्लिक में डिस्कशन होती है, क्योंकि काफी चिंताजनक विषय है और लोगों को लगने लगता है कि पैनिक स्प्रेड हो जाएगा। अगर डॉक्टर्स नहीं आएंगे हमारा इलाज करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने एक और वीडियो भी भेजी थी रवीश, जिसमें वार्ड 6 जहां पे कुछ जर्नलिस्ट जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनको एडमिट किया गया था। और अगर आप वहां पे देखेंगे, गांधी हॉस्पिटल सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए है और वहां पे बेड और बेड के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं है, 2 फीट या 3 फीट भी नहीं होगी। कुछ बेड्स तो साथ में लगे हुए हैं, PPE किट साइड में पड़े हुए हैं। और हमारे एक जर्नलिस्ट कलीग ने हमें बताया कि एक ही बाथरूम है, 20 लोग उसको यूज करते हैं और इतना गंदा है कि यूज किए बिना जितना देर आप चला सकते हैं उतना ही चलाने की भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कंडीशन है गांधी हॉस्पिटल के। जो मैंने फिगर्स बताए हैं वो सिर्फ गांधी हॉस्पिटल के नहीं है, इसके अलावा निम्स हॉस्पिटल जो कि नॉन कोविड हॉस्पिटल है और पेटलापुर जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसकी भी संख्या उसमें है। चिंता की बात यह है कि न सिर्फ कोविड हॉस्पिटल बल्कि
निम्स हॉस्पिटल जो है वो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स के लिए 4 कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपोज हो चुके हैं और वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 3 लैब टेक्नीशियंस। उनके अलावा जो पेटला बोर्ज मेटर्निटी हॉस्पिटल है उसमें 6 गायनिकोलॉजिस्ट पॉजिटिव अब टेस्ट हुए हैं। यानी कि उसका मतलब क्या है, उनको वो प्रिकॉशंस नहीं लिए उन्होंने, या उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं था जिसकी वजह से 6 गायनिकोलॉजिस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। और ये भी बात आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने कितने पेशेंट्स को हैंडल किए होंगे पिछले कुछ दिनों में। इसके अलावा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है जहां पर एक कैंटीन में एक वर्कर को पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद 280 डॉक्टर्स को टेस्ट करना पड़ा और उनमें से 15 लोग तो अब पॉजिटिव हो चुके हैं और 140 लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। यानी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर वो है, नंबर्स बढ़ रहे हैं और कैसे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इस बात पर काफी चिंता थी और इसलिए एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि फिर से जो क्वारंटाइन का जो एक रोस्टर बनाया गया था उसको फिर से लाया जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो 50% डॉक्टर्स हैं वो एक हफ्ता काम करेंगे और 50% डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दूसरे हफ्ता काम करेंगे ताकि उनमें सेग्रीगेशन रहे और ये वायरस स्प्रेड न हो पाए। दूसरी बात, उनके लिए कोई रेसिडेंस का भी अब इंतजाम किया गया है ताकि वो लोग अपने घर जाकर इस वायरस को वहां पर भी स्प्रेड न करें और रोटेशनल बेसिस पर इन डॉक्टर्स को अब टेस्ट किया जाएगा। एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, आप कह रहे थे एक महिला को टेस्टिंग नहीं हो पाया, वो 4 हॉस्पिटल्स गई। अब यहाँ पे एक चादरघाट पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल 4 अस्पताल गए सिम्टम के साथ और उनको कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया गया। ओनली व्हेन द पुलिस कमिश्नर की इंटरवेंशन के बाद उनका टेस्ट हुआ और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। बारिश गिर रही है, बैक टू यू रवीश। जी उमा, फिर भी मैं अगर आपसे संपर्क बना हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर एक ताकतवर कम्युनिटी है, अगर उनके साथ इस तरह की व्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, अस्पताल में वो गलत चीजें देख रहे हैं, तो वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनके अपने यूनियन हैं, वो सारी चीजें वो बोल क्यों नहीं रहे हैं डॉक्टर, जब खुद उनकी जिंदगी दांव पर लगी है? तो क्या हो गया हमारे डॉक्टर को जो बात बात पर बोला करते थे? या सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही लिखने में व्यस्त हैं? उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग किया है हेल्थ मिनिस्टर के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई है। उनके डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो अपनी तरह से प्रोटेस्ट अपना जारी रखे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर आकर इस बात की एक तरह से गवर्नमेंट को एम्बैरस नहीं करना चाहते। आप जैसे जानते हैं तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके फिगर्स कितने टेस्टिंग हो रहे हैं वो बिल्कुल आईसीएमआर का जो वेबसाइट है अगर उसमें देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कहता है कि हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा लोगों को हमने टेस्ट कर लिया। तेलंगाना क्या अपना फिगर देता ही नहीं है। अगर आप देखें तो 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले तक उन्होंने 20,000 टेस्ट किए हुए थे, यानी कि कितना कम टेस्टिंग है, 0.9 आउट ऑफ 1000, इतना टेस्टिंग लो है। और एक तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अपना राय बना लिया है कि वो टेस्टिंग लो रखेंगे, जबकि उनका पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, 9%, 9 से ज्यादा है और उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफी हाई है। और अब अगर आप देखें तो सीसीएमबी एक यहाँ पे संस्था है, वहां पर जो रिसर्च हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि एक नया वायरस बहुत विरुलेंट तेलंगाना जैसे राज्य में अब आ चुका है। महाराष्ट्र में भी शायद उसी का असर है कि नंबर ऑफ डेथ्स आर हाई, ऐसा सीसीएमबी के डायरेक्टर ने कहा है। जी 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 उमा सुधीर, आप हमारी सीनियर हैं और हम किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें कि इतनी तेज़ बारिश में आप भीगती हुई आपने अपनी बात को ख़त्म की और आपने अपनी सूचना, जो कि बहुत ज़रूरी सूचना थी, वो दर्शकों तक आपने पहुंचाया। हम किन शब्दों में आपसे कहें कि थैंक यू उमा, आपने अभी भी आप भीग रही हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत ज़रूरी बात उमा सुधीर ने कही कि तेलंगाना सरकार तो जानकारी ही नहीं दे रही है, डॉक्टर मीटिंग कर रहे हैं, वो सामने आकर नहीं बोल पा रहे हैं। यही बात मैं पिछले कई साल से लगातार कर रहा हूं कि एक दिन नागरिक का बोलना बंद हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। एम्स, वहाँ का हर डॉक्टर अपने आप में एक स्वायत्त इकाई है, उसकी अहमियत है, उसकी लोकप्रियता है, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आ पाती कि 450 के करीब जो स्टाफ हैं वो संक्रमित हैं। सौरभ, बताइए एम्स के बारे में आज जो आपने जानकारियां जमा की हैं उसके बारे में।
बिल्कुल रवीश, 30 मई तक का एक डेटा हमें मिला। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एम्स के अंदर आपसे ये बात हुई थी किस तरीके से डॉक्टर्स नर्सेज संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन डेटा बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे अपने सूत्रों से हमने संपर्क किया तो हमें एक डेटा मिला जो कि काफ़ी चौंकाने वाला था रवीश। और आपको बताएं तो एम्स में डॉक्टरों से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के लैब टेक्नीशियन तक, यहाँ तक कि डेटा ऑपरेटर तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कुल लगभग 18 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, लगभग 38 नर्सें हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। इसके अलावा 74 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं रवीश जिनको कोरोना हो गया है। और इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस हैं लगभग 14 के करीब जिनको कोरोना हुआ है, डेटा ऑपरेटर हैं इनको कोरोना हुआ है। और ये संख्या कुल मिलाकर जब उनके परिवार वालों को जोड़ लिया जाता है तो लगभग 481 बैठती है। और ये 481 जो संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी वो पिछले 2 महीने में हुए हैं। और इनमें से 3 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हुई है, जिसमें सैनिटेशन स्टाफ के एक सुपरवाइज़र हैं वो भी शामिल हैं, एक मेस कर्मी और एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि एम्स में काम कर देते हैं। ये 3 मौतें हुई हैं एम्स में। इसके बाद लगातार पिछले 3 दिनों से रवीश, कल हम लोगों ने अपने ही देश की बात शो में दिखाया था किस तरीके से जो नर्सें हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं एम्स की, और वो प्रदर्शन आज भी चल रहा है। सोचिए रवीश, 1 महीने पहले उसी एम्स में हमने कवर किया था किस तरीके से जो भारत की सेना है वो स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसा रही थी हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से। उसी एम्स में आज 3 दिनों से नर्सेज प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रहे हैं वो लोग कि जो पीपीई किट पहनकर उनके काम करने के घंटे हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि पीपीई किट पहनने के बाद इस गर्मी में इतना ज़्यादा पसीना निकलता है जिससे जो नर्सेज हैं वो डिहाइड्रेट हो रही हैं। तो उनका कहना है कि आप एक काम के घंटे रेगुलेट कर दीजिए, हम पहले ही कोरोना से डर रहे हैं और अगर हमारी इस तरीके से अगर हम डिहाइड्रेट होंगे तो हमारी इम्यूनिटी और ख़राब होगी और जो चांसेस है हमारे बीमार होने के वो और बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 15 जून तक अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तब वो स्ट्राइक पर जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे। दूसरी बात रवि, जब हमें डेटा मिला हमारे सूत्रों से तो हमने एम्स प्रशासन से उनका जो वर्जन है वो मांगने के लिए उनको मैसेज किया। खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से संपर्क किया, बहुत सम्मानित डॉक्टर है हमारे देश के। उन्होंने वो हमारे मैसेज पढ़ा लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। लगातार एम्स से सूचनाएं आती जा रही थी कि जिस तरीके से डॉक्टर्स नर्सेज हुए हैं और वहाँ के लोग जाहिर सी बात है जो हमें बताते थे लेकिन ऑन रिकॉर्ड कहने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन अब ये डेटा हमारे पास आ गया है तो हम ये रिपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एम्स प्रशासन ने, डायरेक्टर ने वो मैसेज पढ़ लिया है, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ गया है लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो सोचिए, पारदर्शिता भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 2 महीने में 400 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव होते हैं और उस पर मीडिया में प्रतिक्रिया नहीं जाती है तो सवाल निशान उठते हैं। और अगर नर्सेज रवीश, अगर एम्स की नर्सेज अगर प्रोटेस्ट पर गई, स्ट्राइक पर गई तो नुकसान मरीजों का होने वाला है, क्योंकि एम्स में गरीब मरीज आता है और ऐसे भी लॉकडाउन में गरीबों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। और वो मरीजों पर, अगर गरीब मरीजों पर मार पड़ी तो जाहिर सी बात है बहुत अफसोसजनक रहेगा। रवीश ठीक, सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ, अक्षय, उमा, आप सभी का जानकारी देने के लिए। कुछ बातें लिखकर पर्स में रख लीजिए। पहली बात ये लिखिए कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के सवालों से ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के इवेंट क्रिएट किए जाएंगे। जिस तरह के इवेंट, जैसा कि सौरभ ने याद दिलाया, एम्स में जाकर सेना को लगाया गया आपने फूल बरसाने का, फिर थाली बजाए, फिर बत्तियां जलाई, उनका रिजल्ट क्या निकला? क्या हमने इस दौरान ये फायदा उठाकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया? दूसरी बात ये लिख के रखिए कि आपने कब एक ऐसा समाज में या ऐसे समय में एक ऐसे लोकतंत्र में बदल जाना चाहा और आपने स्वीकार कर लिया कि अस्पताल ही सूचना ना दे। सोचिए, डॉक्टर, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा प्रतिनिधि, वो एम्स में काम करता है, उसका अपना इकबाल है, उसकी अपनी लोकप्रियता है, उसकी मान्यता है समाज में, लेकिन वो बाहर आकर नहीं बोल सकता है कि 480 लोग संक्रमित हो गए हैं इस बिल्डिंग में। किसी भी नियम से उसे रेड स्पॉट या हॉट स्पॉट घोषित कर देना चाहिए, मगर उसकी आवाज चली गई है। तो क्या हमने खुद जानबूझकर इस समय को, इस वक्त को आने नहीं दिया कि जहां एक राज्य परवाह ही नहीं करता है सूचना देने के लिए कि कितने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं? अगर डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो इसलिए अपना ध्यान, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस दौर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप स्वास्थ्य तैयारियों पर रखिए। लेकिन भटकाने के लिए आपको कभी जमात पकड़ाया गया, कभी कुछ पकड़ाया गया और आने वाले दिनों में कुछ और मुद्दे पकड़ाए जाएंगे। और तैयारियों का आलम यह है कि कटिहार में जब बाहर से मजदूर आए और उतरे तो वहां तैयारियां गायब थी, नदारद थी, सारी चीजें, मजदूर नाराज हो गए।
से घर जाने के लिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पैसा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए पैसा नहीं, तो बस के पैसा किधर से देंगे? सरकार हमको भेज दिया, यहाँ भेज दिया, ये लोग सुविधा नहीं दे रहा है, यहाँ सरकार नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से बताइए? व्यवस्था ही नहीं है इनके पास। 1,25,25,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। तो आपने देखा कि निसर्ग तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद भी मुंबई को और महाराष्ट्र के कई इलाकों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है, जिसके अपने अलग तरह के नुकसान हुए हैं। वो नुकसान भले ही हेडलाइन को फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाले मोटे मोटे आंकड़ों में बड़े ना हों, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़े हैं। पर अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से कहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो गई है कि उसके 34 शहरों में लगातार बारिश हो रही है। तो इस बारिश की वजह से अभी अभी गेहूं की फसल कटी है, किसान जो है अपना गेहूं लेकर बोरियों में मंडियों तक पहुंचा है। तो क्या स्थिति है अनुराग, थोड़ा हम सबको बताइए। देखिए रवीश जी, जो मौसम विभाग ने जानकारी भेजी है उसके मुताबिक निसर्ग कमजोर होते हुए अवसाद यानी डिप्रेशन के रूप में उत्तर पश्चिम विदर्भ और मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच गया है, जो अकोला से 140 किलोमीटर दूर पूर्व एवं भोपाल से 160 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़कर तीव्र दबाव के कारण उसका तीव्र कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है, जिसकी वजह से भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में खास करके इंदौर उज्जैन संभाग में बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में जबलपुर, सागर, रीवा और भोपाल के कुछ संभागों में भारी बारिश होने की संभावना है। यकीनन ये खबर जो यहां से आ रही है वो हेडलाइन में इस तौर पे न दिखे कि समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में इस बार 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीद लिया है, जनता के पैसों से खरीद लिया है और सरकारी भंडारण क्षमता अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं है, वैसे भी वो निजी क्षेत्रों के भरोसे है। और इसमें भी पहले से जो गेहूं और चावल मौजूद है, धान मौजूद है, वो पहले से भंडारण में है। सरकार फिलहाल तो यही कह रही है कि 13 लाख मीट्रिक टन खुले आसमान के नीचे है, लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि केंद्रीय पूल से अभी तक गेहूं उठाया नहीं गया है, जो पीडीएस में बटना है वो नहीं गया है, यानी इससे कहीं ज्यादा गेहूं अभी खुले आसमान के नीचे है। मंत्री जी ने तो साफ तौर पे कह दिया कि किसानों को भुगतान हो गया। यकीनन किसानों को भुगतान हो गया होगा, लेकिन उन किसानों का क्या जो अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि 5 जून तक तारीख आगे बढ़ाई गई है। तो पहली बात तो उन किसानों का नुकसान, दूसरी बात ये पैसा किसी सरकार का नहीं होता जो वो किसानों को देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उसी वर्ग का है जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं और वो सरकारी तिजोरी में पैसा है। वो पैसा अगर इस तरह से गेहूं सड़कर बर्बाद होगा, जो गरीबों को अभी जा सकता था, पीडीएस में बढ़ सकता था या भंडारण की क्षमता अच्छे से होती तो उसमें
जा सकता था। ये जरूर है कि सरकार कह रही है कि 14-15 दिनों बाद मानसून आना था, निसर्ग की वजह से पहले बारिश हो गई है, तो लेकिन जो पहले से गेहूं पड़ा हुआ है वो परिवहन व्यवस्था के अभाव में क्यों नहीं पहुंच पाया, समुचित भंडारण क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। जो सरकार इतने दिनों से अपना मंत्रिमंडल गठन न कर पा रही है उसे उम्मीद वैसे भी करना बेमानी होगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा पैसा है जो जनता का इस तरह से बर्बाद हो रहा है खुले आसमान के नीचे। और ये अनुराग हम लगातार देख रहे हैं, जैसे मुंबई की तरह तो यहाँ हवा भी नहीं है, तो अगर वो चाहती तो पहले की बारिशों की तरह इंतजाम तो कर ही सकती थी। एक और चीज़ है कि इन तस्वीरों को देखते हुए मुझे बार बार ये बात और स्पष्ट हो रही है कि हर जगह सरकार है, हम भले उस पर उंगली उठा रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी कमियां बता रहे हैं, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के ही ये सब जिम्मेदारियां बची हुई हैं। लेकिन 20 साल में यह पढ़ाया गया कि सरकार का रोल मिनिमम गवर्नेंस वाला जो फॉर्मूला चलता था, जुमला कि सरकार को छोटा कर देना है, तो छोटा कर देने का यही नुकसान है कि किसान अपने 6-6 महीने की 3-3 महीने की मेहनत की कमाई लेकर बैठा हुआ है, उसकी फसल, उसका अनाज भीग रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय क्या इतने सक्षम हैं कि इतनी बड़ी चीजों को संभाल सकते हैं, या एक आध जगह कहीं फोटो में आता है कर्मचारी काम कर रहे हैं? देखिए रवि जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी जो मंत्री हैं यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, वो सिंधिया जी के करीबी थे जो पाला बदलकर अब आ गए हैं। वो पहले राजस्व मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में और अभी वो पीडीएस मंत्री बने हैं शिवराज सिंह जी की सरकार में। और यहाँ पर और 5 ही मंत्री हैं शिवराज सिंह के अलावा, बाकी सारे मंत्रालय खाली हैं। जो कृषि मंत्री हैं उनको आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि किस तरह से जैसे आप शादी में भंडारा खाने जाते हैं वहां भी गिद्ध भोज की तरह लोग टूट पड़ते हैं, और वही हालत कमोबेश जो बिक्री केंद्र है, उपार्जन केंद्र है, वहां पर हो रही है। और बड़े बड़े काम में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि 1 हफ्ते के अंदर 2 किसानों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है, और वो 2 किसान ऐसे थे, एक तो 6 दिनों से इंतजार कर रहा था, एक 3 दिनों से इंतजार कर रहा था अपनी तुलाई का, और उनको सरकार ने ये कहा था कि प्रति सोसाइटी सिर्फ 6 किसान आएंगे, लेकिन आप किसी भी खरीदी केंद्र में चले जाइए, वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अब सिर्फ गेहूं नहीं, चने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि छोटी मोटी खामियां निकाल दी जाती है। अब इस बारिश में है, वहां पर एक वो मापक यंत्र उसमें उनकी उपज में डालकर देखते हैं कि कितनी आर्द्रता है, उसमें कितनी नमी है, और तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने में सरकारें सबसे आगे रहती हैं। जो 5 दिन 6 दिन से खड़ा किसान है, या तो उसको फिर बोला जाएगा उसकी नीलामी में कि आप खुले ऑक्शन में चले जाइए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं लेगी, और थोड़ी सी नमी आने की वजह से उनकी फसलों को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या आ रही है, और आने वाले दिनों में और बाकी की फसलें जब मंडी की तरफ आएंगी तो भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इस बार सरकार ने यह किया है कि किसान सौदा पत्रक दे दिया है, यानी व्यापारी अब किसान के घर जाकर के उससे उपज खरीद सकता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि उस पर यह बाध्यता नहीं है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से उसकी उपज खरीदे। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का शरबती गेहूं अगर आप चले जाइए तो बहुत ज्यादा मांग है बाकी के राज्यों में, और 4000-5000 प्रति क्विंटल मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में वो बहुत ज्यादा हो गया, तो 2000 भी व्यापारी उसको दे दे तो बड़ी बात है, जो कि दूसरे पड़ोसी राज्यों में अगर आप चले जाइए तो उसकी भारी मांग है, और कम से कम यहां से 1.5 गुनी या 2 गुनी कीमत पे बिक रहा है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। इन तस्वीरों के साथ मैं एक टिप्पणी भी करना चाहता हूं कि आप दर्शकों को न्यूज़ चैनलों ने ही इस तरह से ट्रेंड किया है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजा बजा कर कोई एक ग्रैंड नैरेटिव, बड़ा सा मुद्दा, भारत बनाम पाकिस्तान बनाम चीन जैसा लाकर प्रोपेगेंडा टाइप का हिंदू मुस्लिम उस तरह से खड़ा करके ध्यान भटकाना लाजमी था। क्योंकि अगर वो ना किया जाता तो आपको यही सब समस्याएं दिखती कि आपके ही घर परिवार के लोगों की ज़िंदगी, कमाई किस तरह से बर्बाद है। आपने स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देख ही लिया, किसानों का हाल आप देख ही लिया। तो जब भी आप इस तरह के कार्यक्रम, यही होने थे, इनको करने में कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो न्यूज़ चैनलों के संसाधनों ने वो लाल पीले रंग के टॉपिक लगाकर एंकरों को बड़बड़ाते हुए बोलकर 2 प्रवक्ता बिठाकर वो करते हैं और आपका ध्यान भटकाते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के ध्यान भटकाने वाले इवेंट लॉन्च हो गए होंगे। सुबह सुबह आपको ट्विटर से पता चल ही जाता होगा कि आज किस पे डिबेट होने वाला है। तो ये सब पहले सब फिक्स हो चुका है, जो मैं बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना कहा हुआ सत्य होते हुए देख रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो मनीष कुमार से हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो रिपोर्ट देखते जाइए।
ये गुजारा ये जा रहा युद्ध है ये। मेरी बच्ची को चलते हुए ट्रेन में उन्होंने दौड़ते हुए मुझे दूध की थैली पकड़ाई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहराइच जिले के हम। ये गुजारा ये जा रहा युद्ध है ये। बिहार ने शून्य से शुरुआत की मिड मार्च के आसपास से, और अभी हमारी कैपेसिटी बढ़ के 4,500-5 हज़ार पे चली गई है। अगले 7-8 दिनों में यह क्षमता बढ़ के 6 से 7 हज़ार के बीच में चली जाएगी। पहले केवल पटना में कर रहे थे, आज 22 सेंटर पे हम कर रहे हैं। केवल मशीन ही नहीं, इसके साथ हमको लैब टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स चाहिए। इवन सैंपल लेने वाले भी जो टेक्नीशियन होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मिलकर लगभग 800 के आसपास हमारे वेंटिलेटर्स हैं। चिंता हमारी जरूर है कि जो आ रहे हैं उनको हम बेहतर तरीके से जांच करें और संक्रमण को फैलने से रोकें, तुरंत उनको डिटेक्ट हम कर लें ताकि वो चेन लंबा नहीं हो, और इस काम को यह विभाग पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। तो आपने सुना बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को, जिनसे बात कर रहे थे मनीष कुमार। मनीष, आपको उनसे बात करते हुए खुद के लिए भी भरोसा हुआ कि पटना में या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्थिति को संभाल लेगी? देखिए रवीश, जो बिहार सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खासकर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब 75% वो लोग हैं जो, अगर आप टोटल टैली देखेंगे तो 75% प्रवासी श्रमिक हैं। और शुरू में जब ये प्रवासी श्रमिक आए थे तो मैं आपको बता दूं कि एक रैंडम सैंपलिंग की गई थी और उसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था, काफी चिंताजनक था। उसके बाद उस रैंडम सैंपलिंग को रोका गया। और मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में जांच के नाम पर हो रहा है, अगर डबल इंजन की सरकार का नीतीश कुमार को कहीं फायदा हो रहा है तो यहीं पर हो रहा है, क्योंकि एक तो उनके पास एक ऐसा विपक्ष है जो टेस्टिंग, सैंपलिंग, इन सभी चीजों पर उनको घेरने की कभी कोशिश नहीं करता है। उसके लिए अगर उनके तेजस्वी यादव के स्वजातीय लोगों की अगर हत्या हो जाए कि बिहार के किसी जिलों में, तो उसे मुद्दा बनाकर वो मार्च निकालते हैं। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि ना केंद्र सरकार इस पर जिस प्रकार से गैर भाजपा सरकारों को घेरने की कोशिश करती थी, आपने देखा पश्चिम बंगाल में एक टीम को भेजा गया, उसके बाद वहां पर आज 9,000 से ज्यादा हर दिन टेस्टिंग होती है। लेकिन बिहार में जो टेस्टिंग के नाम पर हो रहा है वो ना केवल एक तरह का घोटाला है बल्कि वो शर्मनाक है। यहाँ मशीनें रखी हुई हैं लेकिन मशीनों को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि यही बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के अपने जो उनका होम टाउन है भागलपुर, वहां पर कार्टिजेस के अभाव में कई दिनों तक, करीब 2 हफ्ते तक जांच रुकी हुई थी। लेकिन इन सबका असर जो है रवीश, वो है जो श्रमिक हैं, जो इतनी मुश्किलों को सामना करके वो बाहर वापस आ रहे हैं बिहार में, उनके जान जोखिम में है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि एक तो बिहार सरकार ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था जब वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, तो ये कहा गया कि आप बिहार आइए तब आपका खर्च उठाया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि जिन राज्यों में काम करते थे उनकी आप उदारता, वहां के मुख्यमंत्रियों की उदारता कहिए या उनका दयालुपन, या उनको शायद बिहारियों के ऊपर दया आई होगी कि उनके मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो उनका टिकट का भी खर्च उठाना नहीं चाहते। मेरा एक प्रश्न है, जी, जब आप ऐसी बात नहीं है कि हमने देखा है तेजस्वी के ट्वीट को कि उन्होंने टेस्टिंग और तमाम स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर भी ट्वीट किया है तेजस्वी ने, लेकिन विपक्ष का क्यों? मतलब सरकार के समर्थक लोग हैं, सरकार के विधायक लोग हैं, क्या उनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या उन विधायकों को अपनी जनता की जिंदगी नहीं दिखती है? आप जब स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे, उनकी जो मैं सुन पाया यहां से, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या वो 70 दिनों के बाद, तालाबंदी के बाद अब ये कह रहे हैं?
13 करोड़ की आबादी का राज्य है, ये 5000 टेस्ट कर रहा है प्रतिदिन। क्या ये उपलब्धि है? ये फिर ये क्या टेस्टिंग किट खुद बना रहा है बिहार? फिर जब दिल्ली में कहा जाता है, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जनता को बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, जैसा कि परिमल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय का। ठीक, तो आप बताइए कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में कहता है कि टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है, तो फिर बिहार में वो क्यों कमी नजर आती है? बिहार में कमी इसलिए नजर आती है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको केंद्र की सरकार की एक तरह से वरदहस्त प्राप्त है। उन्हें लगता है कि अगर बिहार में मरीजों की संख्या अधिक आएगी तो हो सकता है कि ये चुनाव अधर में पड़ जाए। तो जो लोग मंत्री बने हुए हैं उन्हें, और जो विधायक हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि सभी दलों के विधायक की एक तरह की मौन सहमति है कि कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। इसलिए सब चाहते हैं कि जांच को बहुत ज्यादा मुद्दा ना बनाया जाए और उसमें केंद्र सरकार की, जैसे मैंने आपको कहा, कि एक तरह की मौन सहमति है कि चुनाव कराया जाए, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो परिणाम होंगे वो लोकसभा के चुनाव से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो मजदूर है वो कभी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि मजदूरों का कोई होता नहीं है और उनको कोई मुद्दा बनाएगा भी नहीं। और आखिरकार ये जातीय समीकरण पर या सामाजिक समीकरण पर चुनाव होंगे। इसलिए सब लोग इतनी ज्यादा टेस्टिंग को जो है कहीं ना कहीं गौन करना चाहते हैं। टेस्टिंग बिहार की राजनीति का डिस्कोर्स नहीं बन रहा है, क्योंकि सबको डर है कि टेस्टिंग होगा तो ज्यादा लोग संक्रमित पाए जाएंगे। जिसे जो मन करता है मनीष करने दीजिए, उनको अपने हिस्से की जिंदगी जी जिस धर्म के आधार पर, जी धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जात के आधार पर, जिसे जो करना जी भर के कर लीजिए। लेकिन अगर संक्रमण हुआ तो जाना ही पड़ेगा अस्पताल, फिर आपको नजर आएगा, फिर आप व्हाट्सएप करेंगे, ट्विटर पे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चुनाव जीतने की संभावनाओं से कुछ देर के लिए अलग हो जाइए और सोचिए कि इस वक्त आपकी जिंदगी दांव पर पड़ी हुई है। एक ऐसे राज्य में जहां बताने के लिए एक यूनिवर्सिटी ढंग की नहीं है, एक अस्पताल ढंग का नहीं है, वहां पर हमें फिलहाल चुनाव में कौन जीत रहा है इसकी संभावना पर इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त बात करनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी जब खतरे में पड़ी है तो उनके इलाज के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं। अगर ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है तो माना जाना चाहिए कि जनता को अपनी जान या जिंदगी प्यारी नहीं है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आरोप लगा तो क्या हुआ, दरोगा हैं तो जुलूस लेकर जाएंगे चार्ज लेने के लिए। ये कहानी बताने वाला हूं। ये जो काफिला सुदूर से आपके करीब आते हुए दिख रहा है, ये एक दारोगा साहब हैं, थाना इंचार्ज मनोज सिंह। ये चुनाव जीत कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में एक थाने से सस्पेंड किए गए तो दूसरे थाने में चार्ज लेने जा रहे हैं। ये जीप देखिए, क्या शानदार जीप निकाली है। ऐसी जीप तो पुलिस प्रमुख को अपने लिए रख लेनी चाहिए जो मनोज सिंह जी के पास है। इनके खिलाफ बीजेपी की विधायक ही धरने पर बैठ गई थी कि ये भ्रष्ट हैं, तो तबादला हो गया तो 112 की तमाम गाड़ियां लेकर चली आ रही हैं। यह है सुपर पावर इंडिया का शानदार दृश्य विश्वगुरु का, कि भ्रष्टाचार के आरोप में तबादला हो। कोरोना टाइम में जहां आदमी मर जा रहा है सड़क पर चलते हुए, अस्पताल पहुंचकर भी, वहां पर एक दरोगा की क्या शान है, शानदार। इस तरह से इसकी रनिंग कमेंट्री करते हुए इतना आनंद आ रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार पर कवरेज करते हुए, सत्ता पर प्रश्न उठाते हुए भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम आदि अनादि काल से वहीं थे, वहीं पर हैं, वहीं पर शायद रहेंगे। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। ये हाल देखकर किससे कहा जाए किसका दुख और कौन सुनने वाला है। ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलेंगी, इसीलिए पुलिस आपका कॉलर पकड़कर फर्जी मामले में फंसाकर भीतर कर देती है और आपका ध्यान तब जाता नहीं है। इस तरह की घटनाएं रोज होती हैं, वो इसी अहंकार के कारण होती हैं। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।